नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। आपको बताएंगे क्या है ये भारत की बात है में खास। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, सिर्फ कुछ घंटे, सिर्फ चंद घंटों में हो सकता है ताइवान पर चीन अटैक कर दे। जो टैंक्स हैं वो सड़कों पर, बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं सैकड़ों की संख्या में। एक बार फिर जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही थी, उसी तरह से ताइवान पर चीन अटैक कर सकता है। अमेरिका की स्पीकर पहुंचने वाली हैं ताइवान में और जिस पर चीन भड़का हुआ है। इसके अलावा आज की अगली बड़ी खबर होगी, राहुल सोनिया से पहले ईडी ने सवाल किए, आज ताबड़तोड़ एक के बाद एक ईडी ने रेड की है। इस बड़ी खबर पर नजर आएगी। साथ ही आपको बताऊंगा कि बंगाल के 100 नेताओं के, ममता के 100 नेताओं की लिस्ट अमित शाह तक पहुंच गई है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कौन से हैं वो नेता ये भी बताएंगे। अगली बड़ी खबर होगी, संसद में लाखों के बैग के साथ महंगाई पर चर्चा हो रही है। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, कल संसद में महंगाई पर बहस हो रही थी और लगभग 1.5 लाख का पर्स टीएमसी की सांसद के पास था, ऐसा बीजेपी का आरोप है। ऑनलाइन वो पर्स कितने का मिल रहा है ये भी आपको बताऊंगा। 1.5 लाख के पर्स के साथ महंगाई पर बहस। अगली बड़ी खबर होगी कि बाइडेन का बदलापुर और आतंक का आका ढेर। 9/11 में हजारों लोगों की जान ली थी जवाहिरी ने। उसामा पहले मारा गया, कैसे जवाहिरी मारा गया, किस मिसाइल से हमला हुआ कि सिर्फ जवाहिरी की मौत हुई, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। किसी भी वक्त यूक्रेन और रूस की तरह चीन और ताइवान में जंग छिड़ सकती है। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि तनावपूर्ण स्थिति है। सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। चीन ने ताइवान की तरफ, बॉर्डर की तरफ टैंक रवाना कर दिए और ये देखिए सड़कों पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों के साथ प्राइवेट व्हीकल्स के साथ आप देख रहे हैं टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। ये बता रही हैं कि किसी भी वक्त चीन सिर्फ कुछ घंटों में क्या ताइवान पर अटैक कर सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें ये ऐसे ही नहीं है। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी हैं ताइवान और इसी को लेकर चीन ने वार्निंग दी थी। बड़ी खबर ये, चीन ने कहा था नैन्सी पेलोसी किसी भी कीमत पर ताइवान में कदम न रख दें और वो ताइवान पहुंच चुकी हैं। तो क्या कभी भी जंग, युद्ध का आगाज हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने, नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं, ताइपे एयरपोर्ट पर पहुंची हैं नैन्सी पेलोसी। ये जिस वक्त पहुंची वो तस्वीरें आप देख रहे हैं हवाई जहाज से, जिस वक्त अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची है। और 25 साल बाद, आपको बताऊं 25 साल बाद इस स्तर का कोई नेता अमेरिका का ताइवान पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। और चीन इसी बात से बहुत नाराज है। पहले वार्निंग दे चुका था कि नैन्सी पेलोसी पहुंच गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन नैन्सी पेलोसी पहुंच गई है। देख रहे हैं आप, हवाई जहाज से बाहर निकल रही है अमेरिका के सदन की स्पीकर। तस्वीरें दिखाइए। और ये इन तस्वीरों के साथ ही मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं टैंक्स की, जो टैंक लगातार चीन ने ताइवान के बॉर्डर की तरफ भेज दिए बाकायदा। ये आप देख रहे हैं वो नक्शा, वो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं जिस जगह पर घेराबंदी की तैयारी है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर ये, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। मैप हटाइए, एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाइए, जरा विजुअल्स दिखाइए। जो तस्वीरें आ रही हैं टैंक की, वो तस्वीरें आप दिखाइए। और ये आप देख रहे हैं, ये जो टैंक आप देख रहे हैं, टैंक दिखाइए प्लीज, हटाइए इस पिक्चर को। नैन्सी पेलोसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं और ये देखिए जो बख्तरबंद गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है वो आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से गाड़ियां मूव कर रही हैं। ये सारी गाड़ियां इसलिए भेजी गई कि नैन्सी पेलोसी लैंड होंगी और चीन बड़ा एक्शन लेगा। और ये देखिए टैंक आप देख रहे हैं, सड़कों पर चीनी टैंक, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने यूक्रेन में देखा होगा। यूक्रेन में जब घुसे थे रूसी टैंक, इसी तरह से नजर आ रहे थे। रूस से जब यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे तो यही तस्वीरें आ रही थी। यही तस्वीरें अब चीन की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये टैंक आप देख रहे हैं और ये देखिए बख्तरबंद गाड़ियां ऊपर आप देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइल्स, रॉकेट लदे हुए हैं, वो आप देख पा रहे हैं।
ये बारूद सब पहुंच रहा है, ये रॉकेट सब बॉर्डर नजदीक पहुंच रहे हैं और वहां से क्या हमला करने की तैयारी में है चीन। ये तस्वीरें बता रही हैं एक और युद्ध की तरफ क्या दुनिया बढ़ रही है। और बाकायदा नैन्सी पेलोसी के लैंड होने से पहले देखिए आसमान में चॉपर नजर आ रहे थे, इस तरह से चॉपर आकाश में नजर आ रहे थे। यह बता रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान में भी दिख रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। यह दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किस तरह के जो हालात बने हुए हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए ब्रिज के ऊपर आपको टैंक नजर आ रहे हैं, चाइनीज टैंक जो गुजर रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रिज के ऊपर भी आपको ये टैंक नजर आ रहे हैं। ये टैंक्स आप देख रहे हैं, इस तरह से टैंक्स का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। लगातार चीन में हलचल बढ़ी हुई है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन एक्शन मोड में। और ये नैन्सी पेलोसी जिस वक्त लैंड हुई उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राफिक्स दीजिए जरा कि आखिर क्यों ये हालात बने हैं, क्यों स्थिति ये बनी हुई है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चीन ने आखिर कैसे चेतावनी दी थी। चीन को लेकर अमेरिका और चीन इस वक्त आमने सामने है। दरअसल ताइवान को लेकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर टेंशन और बढ़ गई है। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी सदन की स्पीकर हैं और चीन ने पेलोसी की यात्रा पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। चीन ने अमेरिका को बाकायदा धमकी दी है। चीन ने कहा है अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। और चीन की धमकी के बावजूद पेलोसी ताइवान पहुंची हैं। 22 अमेरिकी जेट, आपको बताएं जब पेलोसी ताइवान पहुंची तो 22 अमेरिकी जेट उन्हें एस्कॉर्ट करके चल रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा पेलोसी का ताइवान जाना उनका अधिकार है। 25 साल बाद कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंची हैं और जिनपिंग ने अमेरिका से वन चाइना प्रिंसिपल मानने की बात कही थी। अब जरा सुनिए, चीन ने साफ कह दिया था कि पेलोसी आई तो गंभीर परिणाम होंगे। सुनिए जरा। China has on many occasions made it clear our position on this, and we have made serious demarches to the US side. We are also closely following the itinerary of Speaker Pelosi, and if the US continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. The US essentially saying to the world that it can do anything it wants to make provocations, but others cannot oppose them or take self-defense measures. I think the world has seen very clearly that it is the United States that has been making the provocations which have led to the escalation of tensions in the Taiwan Strait. The United States should and must take all responsibility for that. तो हालात ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग का ऐलानिया हो सकता है। तस्वीरें देखिए, ये टैंक जो जा रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन की सड़कों पर ये टैंक गुजर रहे हैं और ये जो हरकत है, ये जो एक्शन है, ये बता रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर जंग की शुरुआत की है, अमेरिका वजह था वहां भी, ताइवान पर भी चीन जंग की शुरुआत कर सकता है। और यहां भी वजह कौन है, देखिए अमेरिका। नैन्सी पेलोसी का पहुंचना जंग की वजह होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। हालात हैं ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक चिंगारी चारों तरफ तबाही ला देगी। ग्राफिक दीजिए। आखिर ये विवाद है क्यों, ये हंगामा बरपा क्यों है, इस विवाद के पीछे बुनियाद क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच एक बड़ा विवाद है। ये आपके सामने विवाद आ गया। दोनों के बीच बवाल की वजह क्या है। चीन को ताइवान में अमेरिका का दखल पसंद नहीं। ताइवान में अमेरिका दखल कर रहा है। अमेरिका चीन को हथियार की सप्लाई करता है दरअसल। और बाइडेन ने ताइवान को लेकर बाकायदा चेतावनी जारी की हुई है। चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाव में उतरेगा, बाइडेन ने यह कहा। अमेरिकी अधिकारी बार बार ताइवान जा रहे हैं और मूव कीजिए इसे। चीन को अमेरिका की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं कि अमेरिका बार बार ताइवान में क्यों आ रहा। दरअसल चीन ताइवान को मानता है अपना हिस्सा। अब चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है तो अमेरिका का दखल उसे अच्छा नहीं लग रहा। ताइवान खुद को कहता है कि वो स्वतंत्र देश है। 1949 में 1949 में ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत हुई। हुआ यह कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हार के बाद हुआ क्या, नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को वहां से भागना पड़ा। नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने ताइवान में आकर शरण ले ली। उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली।
ताइवान में। और उसी वक्त से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानने लगा, जबकि ताइवान के लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, चीन का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। और यहीं से सारा बवाल की शुरुआत हुई है। लेकिन आपको बताऊं कि जो परिस्थिति बनी हुई है, एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच गई है। क्या बाइडेन और जिनपिंग की ये जो जंग है, इसी तरह पुतिन और बाइडेन के बीच जंग थी दरअसल, और वॉर जोन कौन बना था? यूक्रेन। अब फिर जिनपिंग और बाइडेन के बीच की टसल है, अब वॉर जोन कौन बनेगा? ताइवान बनेगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थिति में जब दुनिया बटेगी तो कौन किस तरफ होगा। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ जिनपिंग को देख रहे हैं, एक तरफ येंग को देख रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं ताइवान की। बाइडेन खड़े हैं ताइवान की तरफ, लेकिन पुतिन खड़े हैं जिनपिंग की तरफ। पुतिन कह चुके हैं कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ठीक नहीं है, ये पुतिन के शब्द हैं। फ्रांस खड़ा है ताइवान की तरफ, और नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन खड़े हैं जिनपिंग के साथ। जर्मनी खड़ा होगा ताइवान के साथ, और पाकिस्तान खड़ा होगा चीन के साथ, उसका पुराना यार है, पार्टनर इन क्राइम भी है। और इटली खड़ा होगा ताइवान के साथ, जिनपिंग के साथ खड़े होगा, और दूसरे मुल्क, ज्यादा मुल्क नहीं जो जिनपिंग के साथ खड़े हो। ब्रिटेन खड़ा होगा ताइवान के साथ, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी स्थिति में ताइवान के साथ होगा। जापान भी ताइवान के साथ आकर खड़ा होगा। तो दुनिया इस तरह से दो हिस्सों में बट जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जो स्थिति है, जो टेंशन है, वो लगातार बढ़ रही है। किसी भी वक्त एक मिसाइल, एक एयर स्ट्राइक, एक गोला बारूद सब कुछ तबाह कर सकता है। हालात ऐसे बने हुए हैं इस वक्त। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दोनों मुल्कों में अगर जंग होगी तो हालात क्या होंगे। ताकत देख लिए जरा जल्दी से। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट है, अमेरिका के पास 13,247 एयरक्राफ्ट। लेकिन सवाल बुनियादी है कि अमेरिका यूक्रेन में जाकर नहीं लड़ा था, ताइवान के साथ आकर लड़ेगा क्या? सवाल यह है। 1200 लड़ाकू विमान चीन के पास है, 1957 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है, 912 हेलीकॉप्टर है चीन के पास, 5,463 हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं चीन के पास, और 910 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास हैं। 5,250 टैंक्स चीन के पास हैं, और 6,612 टैंक अमेरिका के पास हैं। फिर वही सवाल, क्या अमेरिका ताइवान में घुसकर लड़ेगा? ऐसा करेगा क्या? क्योंकि यूक्रेन के साथ उसने दगा किया। 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं चीन के पास, अमेरिका के पास 45,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 1,700 तोप है चीन के पास, और 13,339 तोप है अमेरिका के पास। 79 सबमरीन है चीन के पास, और 68 सबमरीन है अमेरिका के पास। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, कुछ टैंक्स की तस्वीरें दिखाइए, और फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को लीजिए। ये आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं कभी भी शुरुआत कर सकती हैं एक बड़े युद्ध की। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। ईडी का खौफ ऐसा है कि नेता डरे हुए हैं, खौफ में है। सबको ईडी से डर लग रहा है, क्योंकि सबके काले कारनामे और खजाने सामने आ रहे हैं। विपक्ष को ईडी से क्यों डर लगता है? बड़ी बात यह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, ईडी ने घंटों सवाल जवाब किए, और अब अगली तस्वीर दिखाइए, ईडी ने रेड कर दिए नेशनल हेराल्ड हाउस। ईडी ने तड़के सुबह एक के बाद एक कई ठिकानों पर नेशनल हेराल्ड हाउस पर रेड की, अलग अलग जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई। अब सवाल यह है कि ईडी इससे पहले बंगाल में रेड कर चुकी है, ईडी इससे पहले संजय राउत उनके पकड़ में है, और अब राहुल और सोनिया से जुड़ी ये जो संपत्तियां हैं उस पर रेड हुई है। ये आप देख रहे हैं, राहुल और सोनिया गांधी, राहुल सोनिया के अलावा मूव कीजिए से, नेक्स्ट प्ले कीजिए, सारे एक साथ प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं पार्थ चटर्जी और अर्पिता, और इधर संजय राउत। ये सब दरअसल ईडी से खौफजदा हैं, ईडी के शिकंजे में है सभी। संजय राउत कस्टडी में है, 4 तारीख तक पूछताछ हो रही है। पार्थ और अर्पिता से भी ईडी सवाल कर रही है, और उधर राहुल सोनिया नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर चुकी है, और आज नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज पर रेड की है ईडी ने। कांग्रेस ने हल्ला शुरू कर दिया इस रेड के बाद। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो बिल्डिंग, नेशनल हेराल्ड की वो बिल्डिंग जिस पर रेड की गई है, जिस पर पूरा बवाल है। ईडी की जब टीम पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। ये देख रहे हैं आप,
ईडी की टीम पहुंची है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है ये, यही नेशनल हेराल्ड अखबार था जो छपा करता था एजेएल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के जरिए, और एजेएल की प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई? सोनिया और राहुल की, यही आरोप है। इसके 4th फ्लोर पर, 4थे माले पर पहुंची है टीम, और टीम को क्या कुछ मिला है ये आपको बताऊं। इस बड़ी रेड के बाद, इससे पहले राहुल सोनिया से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस रेड के पीछे मकसद क्या था? राहुल सोनिया से पूछताछ का कोई मकसद था, उसका कोई लिंक था क्या? ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, राहुल सोनिया से पहले सवाल जवाब किए गए इस मामले में, और अब दिल्ली में 12 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। 12 जगहों पर रेड हुई। ईडी की टीम ने सुबह सुबह एक साथ ये रेड डाली है। अलग अलग टीमों ने एक साथ रेड की है और सबूतों की तलाश में ईडी ने छापेमारी की है। सबूत क्या? मनी ट्रेल की तलाश में दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं कि पैसा कहां से कहां गया, किससे किस तक ट्रांसफर किया गया पैसा। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद ये छापे मारे गए हैं, और राहुल से 4 दिन में 50 घंटे पूछताछ की गई थी इससे पहले, और सोनिया गांधी से 3 दिन के अंदर 12 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। आपको याद होगा, सोनिया से अब तक 100 सवाल पूछे जा चुके हैं। 100 सवाल सोनिया गांधी से पूछे गए हैं। छापेमारी के बाद फिर से पूछताछ संभव है। बताया जा रहा है कि इस रेड में बहुत से डिजिटल एविडेंस मिले हैं, इस रेड में बहुत से दस्तावेज मिले हैं, इस रेड में वो सबूत तलाशे गए हैं जिसके जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिए हैं, उनसे जुड़े दस्तावेज मिले। और देखिए, कांग्रेस बौखला गई, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी को बुला लो तो सड़कों पर प्रदर्शन, छापा मार लो, ईडी दस्तावेज जुटाने जाए तो सड़कों पर हंगामा। ये देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए। अमृता धवन को देख रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं को देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए, वहां जाकर तमाशा, हंगामा, नाटक। ये तमाशा और प्रोटेस्ट क्यों? सोचिए जरा, क्या कांग्रेस को डर है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डर है कि ईडी जब रेड करती है तो सील करती है? इन्हें डर है कि इनकी संपत्तियां सीज हो जाएंगी। आखिर ईडी इनकी संपत्ति कब सीज करेगी, यही डर है। एम्बियंस दीजिए। इसीलिए हंगामा हो रहा है, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए राहुल और सोनिया से जब पूछताछ होती है तो बवाल किया जाता है जिससे इनकी संपत्ति अटैच ना की जाए। आपको याद होगा, पार्था की संपत्ति अटैच की गई, संजय राउत की संपत्ति जब्त हुई, वो संपत्तियां जो फ्लैट संजय राउत ने लिए थे, लेकिन कांग्रेस की अब तक ये एक्शन नहीं हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूं कि राहुल ने इसके बाद, इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी के अपना वही पुराना राग, जब रेड होती है तो फिर उन्हें तानाशाही याद आने लगती है। राहुल ने ट्वीट किया, लिखा, राजा का संदेश साफ है। राजा कोट किया उन्होंने, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, राहुल ने लिखा। लेकिन तानाशाह सुन ले। सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं तानाशाह सुन ले, और कांग्रेस एमएलए के पास से लाखों निकले तो उस पर जुबानें सिली हैं। अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। सरकार की जो नियत है हम सबके लिए मालूम है, नियत भी साफ है कि किसी तरह विपक्ष की जितने लोग हैं सबको ऊपर झूठी कार्रवाई किया जाए, फंसाया जाए, दहशतगर्द के माहौल पैदा किया जाए। कांग्रेस पार्टी ना हम कोई भी इसको परवाह नहीं करती, इसलिए कि इस नापाक इरादा के बारे में हमें सबको जानकारी है और हम जानते इसको निपटने के तरीका। हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है, और वो किसी और ने नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं। अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है? ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जांच से क्यों डर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता जनता की आवाज उठाने की बजाय गांधी परिवार तक सीमित होकर क्यों रह गए? और आइए, ईडी से सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस है, लेकिन अकेले कांग्रेस नहीं है, बंगाल भी है। बंगाल में
कौन परेशान है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अर्पिता को आज मेडिकल के लिए ले जाया गया। ये बंगाल से जो कैश पकड़ा था ईडी ने, ये वो कैश है। अर्पिता को आज उनके मेडिकल के लिए ले जाया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। अर्पिता मुखर्जी को आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर लेकर पहुंची है। हर 48 घंटे में मेडिकल करवाना। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और देखिए पार्था चटर्जी पहुंचे तो उन पर किसी ने चप्पल फेंक मारी। ये आप देख रहे हैं, ये लाल घेरे में आप देख रहे हैं, किसी महिला ने चप्पल फेंकी है। महिला का गुस्सा इस बात को ले, ये है महिला, ये देखिए, ये देखिए महिला का गुस्सा है इस बात को लेकर कि पार्था जैसे लोग लूट रहे हैं, इसलिए महिला ने ये चप्पल फेंक कर मार रही है पार्था चटर्जी को। लोगों का गुस्सा लाजमी भी है, लोग मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं और ये नेता करोड़ों रुपए काली कमाई जमा करके रखते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए सर, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं कोलकाता रेड की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। कोलकाता में उसके बाद रेड हुई है, अर्पिता के कुछ और ठिकानों पर रेड डाली गई है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी की टीम पहुंची है, रेड अभी भी जारी है। अर्पिता के 8 प्रॉपर्टी में आज आपको दिखाऊंगा, अर्पिता के 8 फ्लैट्स, 8 संपत्तियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई चल रही है। अर्पिता कह रही मेरा पैसा नहीं है और पार्थ कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है। तो ये गुलाबी नोट हैं किसके? आखिर ये तार कहां जाकर जुड़ेंगे? ये देखिए जरा, ये जो पैसों का अंबार है, अर्पिता कह रही है मेरा नहीं है, पार्थ कह रहे हैं मेरा नहीं है, तो फिर किसका है? बंगाल शिक्षा भर्ती में ईडी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के ठिकानों पर रेड हो रही है। अर्पिता के घर से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हुआ है। पार्थ चटर्जी अब क्या कह रहे हैं? मेरा पैसा नहीं है। सोचिए फिर किसका पैसा है? 50 करोड़ किसका है? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, पार्थ चटर्जी कह रहे हैं। अब अर्पिता क्या कह रही है? वो कह रही है मेरा पैसा नहीं है। घर अर्पिता का, पैसा पार्थ डाल रहे थे, अर्पिता ये कह रही है, लेकिन दोनों कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं। फ्लैट से मिला पैसा मेरा नहीं, अर्पिता मुखर्जी कह रही है। मेरी गैर मौजूदगी में पैसा रखा गया, अर्पिता मुखर्जी का कहना है। कोलकाता में आज 6 जगहों पर छापेमारी की गई है। अर्पिता के कई ठिकानों पर रेड हुई है और घोटाले में एक और डायरी बरामद हुई है। ये डायरी बहुत से राज खोल सकती है। और इतना ही नहीं, आइए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं अर्पिता का नेल आर्ट नाखून पर डिजाइन बनाने का एक शॉप था, जो उनका सलून था, मैं कहूंगा पार्लर था। ये देख रहे हैं, इस पार्लर पर भी रेड हुई है। ईडी की टीम पहुंची है कि यहां से दस्तावेज जुटाने, यहां से कई लिंक्स मिल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेल आर्ट पार्लर है जो अर्पिता मुखर्जी का था। ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे हैं, ताला खुलवाया गया, उसके बाद अंदर इसकी तलाशी हुई है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए, अर्पिता और उनसे जुड़ी हुए लोगों की 8 संपत्तियां, 8 प्रॉपर्टी। अर्पिता कह रही मेरा पैसा नहीं है, लेकिन फ्लैट किसके हैं? फार्म हाउस किसका है? ये 8 पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए, पहली संपत्ति है, बताया जा रहा है अर्पिता मुखर्जी की ये संपत्ति है, पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं। बंगला में कुछ लिखा है, बंगला पढ़ना नहीं आता मुझे, लेकिन आप, ये अर्पिता की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अगली तस्वीर दिखाई, अगली संपत्ति ये है, दूसरी संपत्ति ये भी अर्पिता की बताई जा रही है। ये बंगाल में ही सारी संपत्तियां हैं। ये देखिए, ये भी अर्पिता मुखर्जी की बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये जो सोसाइटी देख रहे हैं, इसमें फ्लैट अर्पिता का है। ये भी बंगाल की प्रॉपर्टी है जो अर्पिता की बताई जा रही है। इसका नाम है प्रयास। अगली तस्वीर दिखाइए, चौथी देख रहे हैं आप, ये जो चौथी सोसाइटी देख रहे हैं, इस सोसाइटी में, चौथी सोसाइटी में भी अर्पिता का फ्लैट है। कितने फ्लैट हैं सोचिए, गिनते गिनते थक जाएंगे। पांचवी तस्वीर दिखाइए जरा, पांचवी तस्वीर, ये ब्लॉक 5 में आप देख रहे हैं। ब्लॉक 5 में अगर दूर मत जाइए, मेंटेनेंस, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है अर्पिता मुखर्जी BA, मेंटेनेंस ड्यू है। अर्पिता का जो मेंटेनेंस है सोसाइटी का, वो बकाया है। ये थी अर्पिता की 5वीं प्रॉपर्टी। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप छठा देख रहे हैं, 683, जहां ईडी पहुंची है रेड डालने। ये छठी संपत्ति है जहां ईडी रेड डालने पहुंची अर्पिता मुखर्जी की। सोचिए, आदमी एक घर बनाने में पूरी जिंदगी बिता देता है, यहां 8 प्रॉपर्टी वो है जिसका खुलासा हुआ है। 7वीं दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं ब्लॉक 404, अर्पिता का यहां भी फ्लैट है उनसे जुड़े हुए। और ये देख रहे हैं, यहां फिलहाल लॉक लगा है, यहां रेड भी हुई थी। ये है 7वीं रॉयल रेजिडेंसी में। और 8वीं प्रॉपर्टी जरा अर्पिता की दिखाइए, ये वो है नेल आईलैश हेयर मेकअप ब्यूटी मैजिक टच द नेल प्लेस। ये वही नेल आर्ट सलून जिस पर रेड पड़ी थी। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी अर्पिता मुखर्जी की है। कहां से आया इतना पैसा, ये जवाब तो देना होगा।
पार्थ कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है, अर्पिता कह रही है मेरा पैसा नहीं। अब जरा सुनिए अर्पिता को, कह रही हैं मेरा पैसा नहीं है। और आपने सुन लिया, अर्पिता कह रही है मेरा पैसा नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने पैसा रखा है। पार्थ की पार्टनर इन क्राइम खुद कह रही हैं कि अब उनका पैसा नहीं। लेकिन पार्थ के पार्टनर इन क्राइम और भी हैं जिनकी तलाश ईडी कर रही है। तो एक आध नहीं, ढेर है, ढेर। ईडी ढूंढ रही है शिद्दत से। 6 से ज्यादा महिला मित्रों के नाम सामने आए हैं। 6 से ज्यादा महिलाओं को ईडी ढूंढ रही है। सभी 6 महिलाएं इस वक्त ईडी की रडार पे हैं कि बाकी की 6 कहां है। महिला मित्रों को पार्थ बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। यानी अगर अर्पिता के पास ये 8 फ्लैट हैं तो बाकियों के पास न जाने कितने होंगे। पार्थ ने महिला मित्रों को महंगी महंगी गाड़ियां भी दी हैं। महिलाओं को फ्लैट तक खरीद के दिए पार्थ चटर्जी ने। भारी भरकम कैश भी पार्थ महिला मित्रों को दिया करते थे। और इतना ही नहीं, इसी पैसे से महिलाओं ने तमाम संपत्तियां बनाई और खरीदी हैं। यह प्रॉपर्टी बंगाल से लेकर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तक खरीदी गई हैं। अब ये सभी संपत्ति एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रडार पर हैं और ईडी के अधिकारी अब संपत्तियों की जांच में जुटे हैं। कहां कहां कौन सी संपत्ति है, जरूरत पड़ने पर संपत्तियों को सील भी किया जा सकता है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं पार्थ की बहुत करीबी है पार्थ की बैसाखी बनर्जी, जो बता रही हैं कि पार्थ की ऐसी बहुत सी महिला मित्र रही हैं। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए जरा बैसाखी बनर्जी का। अर्पिता मुखर्जी, अभी इस नाम को तो अभी देखा मैंने। ये इतना इनसिग्निफिकेंट एक इंसान मैंने देखा था, एकदम विदाउट मेकअप था, कहीं से इतना नोटवर्दी भी नहीं लगा। उनके पत्नी के देहांत के बाद हम लोग जब श्राद्ध में गए तो ये औरत उस रूम में मौजूद था। और किसके रूम में? पार्थो चैटर्जी के रूम में। और पूरा का पूरा 1-1.5 घंटा शायद मैं वहां पे थी, तो पूरा 1.5 घंटा ही वो बैठे हुए थे, मगर एकदम चुप से बैठे हुए। तो हमको लगा कोई पार्टी की लड़की होगी। बाद में जैसे मैं निकल रही तो उनके कुछ क्लोज एड्स हमको कहा कि मैडम बहुत स्पेशल है, मगर आपने देखा नहीं। तो मैंने कहा कि उनका निजी जिंदगी है। एक के बाद एक, जब हम लोगों के तो बहुत सारे फ्रेंड्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो वो लोग कहना शुरू किया कि अरे तुम्हारे जो मिनिस्टर है ये तो बहुत रंगीला मिजाज का है। तो मैंने कहा कि पार्थो चटर्जी। तो हमने कहा क्यों? फिर कहा कि अरे एक औरत को लेके एक जगह आ रहे, ये गेस्ट हाउस में आ रहे। मगर मेरे सामने उनका किसी की तरफ जो रवैया था, उससे लगता था कि और कोई औरत जो है जिसका नाम अभी उठ रहा है, वो लोग बहुत खास है उनके लिए। हमने मोनालिसा के बारे में थोड़ा छानबीन की कि इतना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है तो बहुत अच्छी कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट होगी। फिर देखा कि ये जिंदगी में ना कभी फर्स्ट डिवीजन मिला, ना फर्स्ट क्लास मिला। एक प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट एक यूनिवर्सिटी में घुसे। फिर मैंने सुना कि ये लड़की बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स के दरवाजा खटखटाया, मगर पार्थो चैटर्जी का दरवाजा जैसे ही खटखटाया उसको यूनिवर्सिटी का दरवाजा उसके लिए खोल गया। और उसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो एकदम सरा हुआ एक क्वालिफिकेशन से, उसके बावजूद भी उसको यूनिवर्सिटी में इतने सारे फैसिलिटी मिल रहे थे जो किसी को नहीं मिला। इतना ही मोनालिसा दास के बारे में सुना। फिर एक दिन मेरे पास एक फोन आया, एक औरत रोते हुए कहा कि पार्थो चैटर्जी का गर्लफ्रेंड मेरा जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट। वो औरत कौन थी? वो औरत थी एक वाइस चांसलर की बीवी। तो मैंने कहा कि आपकी जिंदगी में मोनालिसा दास का क्या रोल? फिर कहा कि मोनालिसा दास मेरे हस्बैंड के साथ भी रिलेशन रख रहे, पार्थो चैटर्जी के साथ भी रिलेशन रख रहे, और मेरे हस्बैंड इस रिलेशन को सामने रखते हुए मुझे मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहे। तब मेरे सामने एकदम क्लियर था कि मोनालिसा के साथ उनका रिश्ता जो है वो एकदम अलग किस्म का है। फिर मुझे यही औरत
दूसरे कई टेक्स्ट मैसेजेस का कॉपी भेजा जिसपे ये साफ दिखाई दे रहे कि पूरा का पूरा यूजीसी रेगुलेशंस तोड़ते हुए वो खुद का जो एक्सपर्ट कमेटी बनता है उसको खुद बना रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि इसको मत लाइए, ये मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको लाइए। कई सारे नाम और कई सारी पिक्चर्स अभी घूम रहा है और ये सिर्फ अब का बात नहीं, देखिए अभी तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, मगर एकेडमिया में ये बात बहुत साल से चल रहा है कि पार्थ चैटर्जी में हम लोग बहुत से जगह से सुने कि इसके साथ क्लोजर है फला जगह के। तो एक बात ऐसा लग रहा था कि पार्थ चैटर्जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक खास कोई रहता है उनका। अब लग रहा है कि एक सिर्फ लड़की नहीं रहता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी भी रह रहा है। तो आपने सुना बैसाखी बनर्जी पार्थ चटर्जी के बारे में बड़ा खुलासा कर रही हैं, लेकिन क्या बंगाल में सिर्फ एक पार्थ है? नहीं, बंगाल में 100 पार्थ हैं। क्या 100 पार्थ? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बीजेपी के बहुत सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है शुभेंदु अधिकारी ने। लंबी मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के हालात के बारे में बताया और यह भी बताया है कि बंगाल में बहुत से पार्थ हैं, यह भी बताया है और सबकी लिस्ट भी सौंप दी है। 100 नेताओं की लिस्ट शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को दी है, जो अब रडार पर होंगे, जो भ्रष्ट नेता है टीएमसी के। शुभेंदु का यह कहना है। लेकिन इस मुलाकात में क्या हुआ यह मैं आपको बताता हूं, आइए। यह जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ईडी के एक्शन के बीच देखिए जरा, दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी मिले हैं अमित शाह से। अमित शाह से शुभेंदु ने लंबी बातचीत की है। टीएमसी के 100 नेताओं, ममता के 100 नेताओं की पूरी लिस्ट सौंप दी है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा किया है और अमित शाह से एक्शन की मांग की है कि इन 100 नेताओं पर कार्रवाई की जाए। शिक्षा घोटाले को बहुत बड़ा घोटाला बताया है जिसमें पार्थ चटर्जी फंसे हैं और घोटाले का पैसा टीएमसी का है, यह कहना है शुभेंदु अधिकारी का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को बंगाल में शिकस्त दी थी शुभेंदु अधिकारी ने, जो आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सुनिए जरा। रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, मैं पूरा आंकड़ा देकर ऑनरेबल एचएम को बताया। ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सबसे बिग स्कैम है। इसमें 70 से 80 लाख, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का सवाल है। कम से कम 50 से 55 हजार सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर पार्थ जी का घर में भेजा। इसको शिकंजा कसना चाहिए और इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। इस स्कैम को पूरा जड़ से निकालना चाहिए। इसलिए ऑनरेबल एचएम को इस बारे में जो कार्रवाई कानून के अंदर आता है करना चाहिए। ही एश्योर्ड मी। और आइए अब बात करेंगे अगले नेता की जो ईडी की रडार पर है। एक और बड़ी खबर जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप आ गया। संजय राउत को जब ईडी ने पकड़ा, संजय राउत 4 तारीख तक ईडी की कस्टडी में है। संजय राउत से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। ईडी सवाल कर रही है, रात 10 बजे तक रोज उनसे सवाल कर सकती है ईडी। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर सवाल हो रहे हैं, उधर रेड हो रही है। अगली तस्वीर पात्रा चौल में आज रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ईडी ने रेड की है। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आप, ईडी ने मुंबई में रेड की है। लेकिन संजय राउत का जो सारा खेल है वो मैं आपको बताऊं क्या है कि संजय राउत पर आरोप यह है कि संजय राउत जो है ये पीछे से काम कर रहे थे, फ्रंट मैन दरअसल कोई और था। ये देखिए जरा, हुआ ये कि पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने प्रवीण राउत को संजय का फ्रंट मैन बताया है। प्रवीण के जरिए पैसा, उनका कहना है, राउत के परिवार तक पहुंचा है और चौल में धोखाधड़ी करने वाली कंपनी प्रवीण की है। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय की पत्नी को लोन दिया
और 55 लाख के इसी लोन से दादर में फ्लैट खरीदा गया है और चौल घोटाले की गवाह स्वप्ना पाटकर को धमकी भी दी गई है। मुंबई पुलिस में संजय राउत के खिलाफ बाकायदा केस दर्ज हुआ है। संजय राउत की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। अब जरा सुनिए, अब संजय राउत जो हर रोज सुबह एकनाथ शिंदे पर हमला करते थे, अब शिंदे सवाल पूछ रहे हैं, संजय राउत बताएं, एक तो घोटाले पर बोले और संजय राउत के घर से जो कैश मिला है उस पर जवाब दें। सुनिए जरा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को। आता बघा, हे पैसे कोणाच्या घरी मिळाले? माझ्या घरी मिळाले का कोणाचे मिळाले? आता त्याच्यावर कोण लिहू शकतो? मी लिहू शकतो का? तुम्ही त्यांना दिले, पण आता हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। आता मी पैशावर मी लिहू शकतो का त्यांच्या घरात जाऊन? त्यामुळे हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, ओसामा को मरे तो जमाना हो गया, लेकिन आज ओसामा का एक और साथी मार दिया गया। बड़ी खबर यह है कि बाइडेन ने बदला पूरा कर लिया। अमेरिका अपने दुश्मन को बख्शता नहीं है। बाइडेन ने ऐसी मिसाइल गिराई कि बड़ा आतंकी ढेर हो गया, अलकायदा का मुखिया ढेर हो गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये ओसामा को आप देख रहे हैं और ये जवाहिरी को आप देख रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के साथ जवाहिरी की तस्वीरें बता रही हैं दोनों एक दूसरे के कितने करीबी हैं। तो ओसामा के साथी को मार गिराया गया है, जवाहिरी को आप देख रहे हैं, ये है जवाहिरी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये 9/11 अटैक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज भी याद होगी, बहुत छोटे वक्त में कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को देखा होगा, जब इन बिल्डिंग्स में जाकर विमान टकराए थे और हजारों जानें चली गई थी। जवाहिरी ने यही किया था। इसी का दोषी था जवाहिरी, जिसे आज अमेरिका ने मार गिराया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है जवाहिरी का घर जिस पर अटैक किया गया। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह जवाहिरी का घर है जिस पर हमला किया गया। इस घर पर अटैक हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप वो तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये वो तस्वीर है जब जवाहिरी पर मिसाइल मारी गई। नजदीक से देखिए जरा, ये मिसाइल गिरी है तो खिड़की उड़ गई है। आगे से भी पीछे से भी देखिए, खिड़की के जो दरवाजे हैं वो उड़ गए। यहीं टहल रहा था जवाहिरी और मिसाइल आई और गिराकर चली गई जवाहिरी को। अगली तस्वीर आइए, अब आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, उस इमारत पर देखिए पर्दा डाल दिया गया। ये हरे पर्दे जो आप देख रहे हैं वही इमारत है। अटैक के बाद पर्दे डालकर इस इमारत को ढक दिया गया है। यह वो इमारत है जिस पर जवाहिरी पर हमला हुआ। यहीं छिपा हुआ था ओसामा का करीबी। काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में ये एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने। लेकिन आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस जगह पर छिपा बैठा था ये आतंकी। देखिए जरा मैप के जरिए। ये आप देख रहे हैं जवाहिरी जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है, इसके ऊपर अफगानिस्तान के काबुल के शेरपुर में छिपा था 9/11 का आतंकी। लेकिन आइए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे, कौन सी वो मिसाइल थी जिससे अमेरिका ने अटैक किया है। वो मिसाइल मैं आपको बताऊं, बहुत खास मिसाइल। ये है वो मिसाइल जिसका नाम है R9X। ये आप देख रहे हैं, ये R9X है। इसी मिसाइल से हमला किया गया है जवाहिरी पर। ये खास मिसाइल है। यहां देख रहे हैं ब्लेड्स लगे हुए इस मिसाइल में। ये मिसाइल जाकर सीधे उसके घर पर गिरी है और इस मिसाइल ने उसे मार गिराया। इस मिसाइल की खासियत देखिए, जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ये ब्लेड घूमता हुआ जाता है और इंसान को मार देता है। ये ब्लेड से मारता है, आगे इसके वॉरहेड नहीं, आगे बारूद नहीं होता है। ये मिसाइल ब्लेड से काट देता है जाके। अगली तस्वीर दिखाई जरा इसकी। ये आप अगली तस्वीर, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ड्रोन था, इस तरह के ड्रोन में ये देखिए मिसाइल को लगाया गया है। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल है R9X, जिसे इंस्टॉल किया जा रहा है ड्रोन पर। ऐसे इंस्टॉल किया गया इस तरह से। उसके बाद इसने उड़ान भरी है। संभव है खाड़ी के किसी देश से आया हो, अमेरिका से तो ड्रोन आएगा नहीं, खाड़ी के किसी देश से ड्रोन आया हो और उसके बाद काबुल में आकर स्ट्राइक की हो। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे स्ट्राइक करता है ये देखिए, ये ड्रोन उड़ा और उसके बाद ये कैसे ड्रोन जाकर फायर करता है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, दिखाइए कैसे अटैक करता है ये ड्रोन। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो संभव है मिडिल ईस्ट के खाड़ी किसी देश से ये एयर स्ट्राइक की गई है जवाहिरी पर और इस एयर स्ट्राइक में जवाहिरी मार गिराया गया है। आइए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ऊंची इमारतों के बीच था जवाहिरी का घर और जवाहिरी दरअसल अपनी बालकनी पर ही मौजूद रहता है। ये इस तरह से जवाहिरी खड़ा था और पीछे से आकर एयर स्ट्राइक हुई और उसे मारकर चला गया।
अल जवाहिरी को दरअसल, अब पूरी मैं आपको खबर बताता हूं हुआ क्या। अल जवाहिरी को दरअसल टहलने की बहुत आदत थी, तो अपनी बालकनी में साहब टहलते थे। CIA के पास जवाहिरी का पूरा अपडेट था। CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पास 6 महीने से जवाहिरी का पीछा किया जा रहा था। जवाहिरी कहां है, कहां छिपा है, क्या करता है। सुबह 6 बजे के करीब CIA को जानकारी मिली, रोज सुबह 6 बजे जवाहिरी बालकनी में टहलता है और इसी समय को CIA ने अटैक के लिए चुना। सबसे सही वक्त था सुबह 6 बजे। काबुल में सुबह 6:18 पर यह हमला किया गया, इसी तरह की एयर स्ट्राइक हुई। CIA को पता था जवाहिरी का परिवार भी इसी इमारत में रहता है। जवाहिरी का परिवार दूसरे कमरे में उस वक्त मौजूद था। सब कंफर्मेशन के बाद एयर स्ट्राइक की गई। कैसे? रीपर ड्रोन से CIA ने एयर स्ट्राइक की, बाकायदा जवाहिरी पर दो R9X इसी तरह से हेलफायर मिसाइलें दागी गई, एक के बाद एक। R9X के बारे में बताऊं, इसमें बारूद बिल्कुल नहीं होता है। बाकी की मिसाइल में आगे वॉरहेड होता है जिसमें बारूद होता है, वो जब जाकर हिट करती है तो वो बारूद में धमाका होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं जो घूमते हुए जाते हैं और इन ब्लेड्स ने ही जवाहिरी को मारकर ढेर कर दिया है। अल जवाहिरी सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर मौजूद था। हक्कानी जो खुद मंत्री है सरकार में तालिबान में, हमले में हक्कानी का दामाद और बेटा भी मारा गया, इस तरह की खबरें हैं। जवाहिरी का सेफ हाउस जो था ये 4 मंजिला बना हुआ था, कुछ इसी तरह से जो आप देख रहे हैं। अल जवाहिरी के इस महल में 17 कमरे बने हुए थे। हक्कानी ने पाकिस्तानी स्टाइल में यह बंगला बनाया था बाकायदा, और सेफ हाउस के बेसमेंट में भी रहने की सुविधा थी। घर के कई कमरों में जवाहिरी ने ऑफिस बनाया हुआ था। अल जवाहिरी की मौत कंफर्म होने के बाद ऐलान की गई। सोमवार शाम 7:35 पर यह ऐलान हुआ। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के ढेर होने की घोषणा की। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जवाहिरी की मौत के बाद क्या कह रहे हैं। United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. That no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. और जवाहिरी की मौत के बाद FBI जो अमेरिका की एजेंसी है जिसकी लिस्ट में जवाहिरी मोस्ट वांटेड था, ये देख रहे हैं, उस लिस्ट में भी फौरन अपडेट हो गया कि जवाहिरी मारा जा चुका है। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अयमन अल जवाहिरी मारा गया है, डिस्क्रिप्शन में आ गया है पूरी तरह से। फौरन अपडेट हुआ कि अल जवाहिरी मार गिराया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि तालिबान को बहुत बुरा लगा, तालिबान को अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी हुआ। लेकिन अमेरिका में जिस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उस वक्त सीक्रेट रूम में बाइडेन मौजूद थे। वो सीक्रेट रूम क्या है ये देखिए जरा। अल जवाहिरी का खात्मा तो हो गया, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रही थी। 1 जुलाई को बाइडेन को CIA ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। गुरुवार यानी 28 जुलाई को बाइडेन इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी। सिचुएशन रूम में बाइडेन को एक जवाहिरी के घर का एक मॉडल बनाकर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया गया। व्हाइट हाउस अगर दुनिया की सबसे ताकतवर जगह है तो इसका जो सिचुएशन रूम है, जिसे सीक्रेट रूम मैं कह रहा हूं, वो हिस्सा है जिसने इसे महाशक्तिशाली बनाया। और यही जगह है जहां पर रिचर्ड निक्सन से लेकर जॉर्ज बुश सीनियर और बराक ओबामा तक ने अमेरिका की जीत को बहुत करीब से देखा है। आपको बताऊं ये सीक्रेट रूम क्या है। बाइडेन अल जवाहिरी का खात्मा स्क्रीन पर देख रहे थे, कुछ इसी तरह जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं। बाइडेन के सीक्रेट रूम में सभी बड़े ऑपरेशन लाइव देखे जाते हैं। बड़े ऑपरेशंस के दौरान अधिकारी, राष्ट्रपति मौजूद रहते हैं। लादेन मारा गया तब भी इसी सीक्रेट रूम में लाइव देखा जा रहा था। व्हाइट हाउस के सीक्रेट रूम को सिचुएशन रूम भी कहते हैं, और यह सीक्रेट रूम व्हाइट हाउस के बेसमेंट में तहखाने में बना हुआ है। इस जगह को कोड वर्ड में सिट रूम भी कहा जाता है। 5000 स्क्वायर फुट वाले इस कॉम्प्लेक्स में 7 कमरे हैं। आपको बताऊं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों के लिए इसे तैयार किया गया है। यह व्हाइट हाउस की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है।
सिचुएशन रूम का आइडिया जॉन एफ कैनेडी का था दरअसल, कि इस तरह का एक सीक्रेट रूम हो। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और कैनेडी का मानना था कि ऐसी जगह जो हो जहां रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि किस वक्त कहां ऑपरेशन हो रहा है, कहां एक्शन हो रहा है, फौरन अमेरिका का राष्ट्रपति देख सके। कैनेडी की मांग पर व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम बनाया गया, सीक्रेट रूम। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम को कमांड रूम भी कहा जाता है, और इसी जगह बैठे थे बाइडेन अल जवाहिरी का खात्मा स्क्रीन पर देख रहे थे इसी रूम में बैठ के। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बराक ओबामा जब ओसामा को ढेर किया गया था इसी सीक्रेट रूम में बैठे थे। ये देख रहे हैं, ये है वही सीक्रेट रूम। बराक ओबामा को आप देख रहे हैं अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। पूरा ऑपरेशन लाइव देख रहे थे बराक ओबामा, जैसे बाइडेन देख रहे थे इस ऑपरेशन को। ये उस सीक्रेट रूम की तस्वीरें। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये ऑपरेशन जब ओसामा को मारा गया, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जेरेनिमो। इसी तरह से कमांडोज आए थे रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एबोटाबाद में, आपको याद होगा, और ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन तब पाकिस्तान में चला था, अब अफगानिस्तान में चला है। लेकिन आइए अब आपको बताऊं कि आखिर अल जवाहिरी कौन था। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का पार्टनर इन क्राइम था, लेकिन 9/11 हमले का मास्टरमाइंड और दिमाग ओसामा का नहीं, अल जवाहिरी का था, जिसमें हजारों जानें गईं। तो देखिए जरा, मिस्र की एक बहुत रईस फैमिली, अमीर फैमिली में जन्म हुआ था अल जवाहिरी का। अल जवाहिरी के जो पिता थे पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। चाचा जो थे 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े इमाम थे। बचपन में जवाहिरी पढ़ने में बहुत होशियार था और शुरुआत में ही इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने लगा। इस्लामिक थिंकर थे एक सैयद कुतुब, उनसे बहुत प्रभावित था। कुतुब के बारे में आपको बताऊं, कुतुब के लिए दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग थे। पहले वो जो अल्लाह को मानते हो, और दूसरे वो काफिर। लेकिन 1966 में कुतुब को फांसी पर लटका दिया गया। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जिहादी सेल बनाई अल जवाहिरी ने। जवाहिरी का मकसद था मिस्र में इस्लामिक सरकार लेके आना, इसलिए जो सरकार थी वो उसे हजम नहीं हो रही थी। 1981 में क्या किया उसने, पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की साजिश में गिरफ्तारी हुई। सोचिए, राष्ट्रपति की हत्या की साजिश में पुलिस ने उसके बाद पीटा, थप्पड़ मारा जब, तब जवाहिरी टूट गया। और जवाहिरी ने पुलिस की मार के बाद, मूव कीजिए इसे, पुलिस की मार के बाद अपने उन सहयोगियों का नाम बता दिया जो उस साजिश में शामिल थे। जमकर पिटाई की, पुलिस की मार से टूटकर साथियों का नाम बताया। 1984 में जवाहिरी जेल से निकला तो मिस्र छोड़ दिया, इजिप्ट छोड़ दिया, और मिस्र छोड़कर सऊदी अरब और पेशावर पहुंच गया। उसके बाद अल जवाहिरी ओसामा का पर्सनल डॉक्टर बन गया। मेडिकल की पढ़ाई की थी। ओसामा बिन लादेन को भी डॉक्टर चाहिए था, तो जवाहिरी डॉक्टर बन गया उसका। लादेन के कारनामों के पीछे अगर किसी का दिमाग था तो वो जवाहिरी का दिमाग था। अमेरिका 9/11 हमले के पीछे जवाहिरी ही मास्टरमाइंड था, जो 9/11 में आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विमान गिरे, चाहे वो पेंटागन में क्रैश हुआ। लेकिन इस मौत के बाद, जवाहिरी को मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशान कौन है जानते हैं? तालिबान आग बबूला है। तालिबान को अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके घर में घुसकर अमेरिका ने मारा है। जवाहिरी के खात्मे पर भड़क गया है तालिबान क्या कह रहा है? अमेरिका को उसके वादे, उसकी शर्तें याद दिला रहा है तालिबान। देखिए जरा, जवाहिरी के खात्मे पर कहना है तालिबान का, इस मौत का वो विरोध कर रहा है, यानी मारे जाने का विरोध कर रहा है तालिबान। हमला, उनका कहना है, दोहा में जो समझौता हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच, उस दोहा समझौते का उल्लंघन है काबुल में घुसकर मारना। कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। सोचिए, तालिबान को भी कानून याद आ रहा है। 2020 में अमेरिका तालिबान में एक समझौता हुआ था। दरअसल समझौता यह था, कतर की राजधानी है दोहा, और दोहा में यह समझौता हुआ। अमेरिका ने सेना हटाने का एक समझौता किया था, हम यहां से सेना हटा रहे हैं, अफगानिस्तान में हमला नहीं करेंगे। सेना ले जाने के बाद तालिबान ने भी हमला ना करने का समझौता किया था कि हम भी हमला नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में 15,000 अमेरिकी सैनिक थे, और धीरे धीरे 15 महीने में सारे सैनिक अमेरिका ने बुला लिए वापस। तालिबान का आतंकियों को जमीन न देने का वादा था। लेकिन जवाहिरी पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले, जिन्हें आप देख रहे हैं, अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ओसामा पाकिस्तान में मारा गया था और जवाहिरी पाकिस्तान के कब्जे वाले काबुल में, यानी यहां भी पाकिस्तान की एक सरकार चल रही है।
लेकिन सोचिए जरा, क्या इस सब के पीछे पाकिस्तान का खेल है? क्या अल जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ है? देखिए क्यों। वैसे तो पाकिस्तान आतंक की सरजमी है, लेकिन जवाहिरी के मामले में पाकिस्तान ने ही अपने आतंकी दोस्त अल जवाहिरी को धोखा दे दिया। खबर यह है कि जनरल बाजवा और अमेरिकी सेना के एक टॉप जनरल के बीच फोन पर बाकायदा बातचीत हुई। 48 घंटे बाद, इस बातचीत के 48 घंटे बाद ही जवाहिरी को काबुल में ढेर कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान समर्थक पाकिस्तान पर इस वक्त भड़के हुए हैं और पाकिस्तानी राजदूत को निकाले जाने की मांग कर रहे हैं कि इसको निकाल बाहर करो। दरअसल पाकिस्तान के हालात इन दिनों बहुत खराब हैं। कंगाली से जूझते पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया भर में कर्ज की भीख मांग रहा है इस वक्त और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट होने की कगार पर है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अमेरिका के आगे झोली फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी हमलावर ड्रोन विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गया था और हालांकि पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है। अब आपको बताते हैं इससे पाकिस्तान को फायदा क्या होगा। यह देखिए जरा, पाकिस्तान को तत्कालिक फायदा यह होगा कि उसे अब जल्द ही IMF से लोन मिल सकता है। इस लोन के लिए अमेरिका की ओर से हरी झंडी मिलना बहुत जरूरी था। इसके अलावा पाकिस्तान जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान को आतंकियों को पालने की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला गया था और सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर अल जवाहिरी रुका हुआ था। ISI ने ही हक्कानी नेटवर्क को खड़ा किया था और बताया यह जाता है कि इमरान के कार्यकाल के दौरान यह जवाहिरी पाकिस्तान में था और इमरान का कार्यकाल खत्म हुआ तो यह जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में जाकर छिप गया। अब जरा सुनिए। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि संसद में महंगाई पर बहस हो रही है, लेकिन कोई सांसद लाखों का बैग लेकर, सोचिए देश में महंगाई पर बहस करने सांसद लाखों का बैग लेकर पहुंची, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, संसद में महंगाई पर बहस की तस्वीरें हैं। आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जब लोकसभा में, अगली तस्वीर दिखाइए, जब लोकसभा में, ये आप देख रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी की सांसद ने बैग से बैगन निकाला और बैगन निकालकर वो खाने लगी। ये टीएमसी की सांसद है, बता रही थी कि बैगन भी बहुत महंगा हो गया है, बैगन भी आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है, तो उन्होंने बैगन निकालकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन टीएमसी सांसद के बगल में दूसरी सांसद बैठी थी महुआ मोइत्रा, उनकी तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर। अब देखिए ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, महुआ मोइत्रा को आप देख रहे हैं, उनका बैग आपको नजर आ रहा है। ये बैग दरअसल इसकी कीमत बताई जा रही है 1.5 लाख रुपए। देखिए बैग उन्होंने अचानक, जब महंगाई पर बात हो रही है, ये 1.5 लाख रुपए का बैग बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है उन्होंने महंगाई पर चर्चा के दौरान उठाकर देखिए नीचे छिपा दिया बैग। उनके बगल में भी टीएमसी की सांसद थी, महुआ मोइत्रा भी टीएमसी की सांसद है, बैगन निकाल कर खा रही थी बगल वाली सांसद, तो महुआ मोइत्रा ने वो बैग छिपा दिया। अब जरा देखिए जो सांसद बैगन निकाल कर खा रही थी उन्हें सुनिए जरा, उसके बाद इस बैग की कीमत बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा इसकी असली कीमत ऑनलाइन क्या है। जरा पहले सुनिए ये सांसद को। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज की जनता पर, भारतवर्ष में हर जनता का और हम सभी को बहुत चिंतित होकर रखा है, क्योंकि महंगाई इस जगह पर आए हैं, ये सरकार कोई कदम भी नहीं उठाया। महंगाई पर चर्चा करने के लिए इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। ये वो सांसद को आप सुन रहे थे जिन्होंने बैगन खाया, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, ये वो बैग है जो बैग महुआ मोइत्रा के पास रखा हुआ था। ये ऑनलाइन कीमत आपके लिए खास निकाली है। इस बैग की ऑनलाइन कीमत है 1,52,363 रुपए 40 पैसे विद टैक्सेस। अब ये जरा टू विंडो दिखाइए, वो दोनों तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं महुआ मोइत्रा का जो बैग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं जो उनके बगल में रखा हुआ है, और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो ऑनलाइन बैग की कीमत है। बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। आइए मैं आपको बताऊं
इस बैग को लेकर जो बवाल हुआ, ग्राफिक्स दीजिए। बवाल यह है दरअसल, आगे बैग भी रखा है। महंगाई पर बहस के दौरान महुआ मोइत्रा घिर गई, जो कि टीएमसी की सांसद है। बीजेपी ने महुआ के महंगे बैग पर सवाल उठाए। महुआ के पास लुई विटन, इस बैग का ब्रांड है लुई विटन। लुई विटन का बैग की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी ने हमला किया। लुई विटन फ्रांस का बहुत फेमस ब्रांड है। बीजेपी का कहना है एक सांसद 1.5 लाख का बैग लेकर देश में महंगाई पर बहस कर रही। लोकसभा में लुई इस बैग के साथ थी। लोकसभा में जैसे ही महंगाई पर चर्चा शुरू हुई और महुआ ने बैग को क्या किया, ऊपर से उठाकर, चेयर से उठाकर नीचे छिपा दिया। वो तस्वीरें मैंने दिखाई। टीएमसी सांसद काकोली घोष महंगाई पर दरअसल बहस कर रही थी उस वक्त, और काकोली घोष के बगल में बैठी थी महुआ, जो बैग छिपाने लगी। कैमरे में कैद हुआ महुआ मोइत्रा की ये पूरी हरकत। आइए अब आपको दिखाऊं जल्दी से। शहजाद ने ट्वीट किया, अगली तस्वीर दिखाइए। शहजाद ने ट्वीट किया, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद ने सीधे महुआ पर अटैक किया। उन्होंने लिखा, महंगाई पर चर्चा के दौरान महुआ महंगा बैग लिए हैं। पाखंड का एक और चेहरा है और वो ये है, टीएमसी भ्रष्टाचार में कटौती नहीं करती, उन्होंने लिखा है, और मूल्य वृद्धि पर चर्चा करती है। तो बीजेपी को मौका मिल गया कि महंगाई पर जो सांसद चर्चा के लिए पहुंचे थे वो 1.5 लाख रुपए के बैग के साथ। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।